friends, I am Anita Chaudhary, Assistant Professor in Biyani Institute of Science and Management. Today my topic is measles on behalf of gurukpo.com. First of all, I discuss about definitions of measles. It is a viral disease that mostly found in children, which characterized by fever, coughing, sneezing and running nose. It means जो measles जो disease होती है वो mostly childrens के अंदर अकर होती है. इसके अंदर जो childrens होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर इस disease की वजह से coughing start हो जाती है, running nose होता है, sneezing होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कि जो मिजल्स है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है. जो मिजल्स डिजीज़ है वो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से बच्चों के अंदर ट्रांसमिट होता है, फैल रहा है. तो इसका जो वायरस है वो है पैरामिक्सो वायरस, आरएनए टाइप. तो पैरामिक्सो वायरस जो मिजल्स जो बच्चों के अंदर जो मिजल्स बीमारी होती है वो पैरामिक्सो वायरस के थ्रू होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स जो वायरस जब किसी बच्चे के अंदर एंटर करता है तो उस दिन से फर्स्ट डे से लेके जब 10 डेज़ स्टार्ट होते हैं तो 10 डेज़ टू 14 डेज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है. मतलब इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जब वायरस एंटर करता है तो उस दिन उसके जो सिम्टम्स होते हैं इस डिज़ीज़ के वो अपीयर नहीं होते, अपीयर होते हैं 10 डेज़ से 10 डेज़ टू 14 डेज़ पे. यानी कि जब वायरस किसी बच्चे के अंदर एंटर कर रहा है तो स्टार्टिंग में उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर नहीं होते, वो उसके जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जैसे इसका है 10 टू 14 डेज़, तो 10 डेज़ बाद में इसके मिजल्स के जो सिम्टम्स है वो अपीयर होना स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो मिजल्स जो बीमारी है, जो डिज़ीज़ है, ये किसके द्वारा फैलती है? डायरेक्ट फैल सकती है, ठीक है. नेक्स्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे है? जैसे कि कोई बच्चा साथ में खेल रहा है तो वो अगर खांस रहा है या छींक रहा है उसके द्वारा भी फैलता है, या फॉमिट्स के द्वारा. नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स. अब जब ये वायरस एंटर हो जाता है इसके जो फीचर्स आते हैं, क्लिनिकल फीचर्स मिजल्स के, वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है फीवर. पेशेंट को फीवर आएगा, लिथार्जी हो जाएगा. जो चिल्ड्रन होता है वो बच्चा एकदम लिथार्जी टाइप का हो जाता है. नेक्स्ट कफ, उसको बार बार में खांसी आती है. स्मॉल रेड स्पॉट विद वाइट सेंटर अपीयर ऑन द इनसाइड ऑफ द चिक्स. इसका मतलब ये है कि बच्चों के अंदर जो रेड स्पॉट बनते हैं इस मिजल्स डिजीज़ के अंदर, तो वो जो बच्चे हैं उनके अंदर जो चिक्स हैं, चिक्स के अंदर की साइड में वाइट रेड स्पॉट बन जाते हैं, रेड स्पॉट बनते हैं. वो रेड स्पॉट्स की जो बाहर की जो लेयर होती है, बाहर की जो रेड स्पॉट बनते हैं, इसका बाहर का जो एरिया होता है वो रेड होता है, बट जो बीच वाला जो सेंटर होता है वो होता है वाइट. तो इसलिए कि जो ये चिक्स होते हैं, चिक्स के अंदर की तरफ स्पॉट्स बनते हैं, उसमें वो बाहर की तरफ रेडिश होते हैं और अंदर सेंटर के अंदर होते हैं वाइट स्पॉट. इनको बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन. डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे पहले हम पेशेंट की किसके द्वारा, मतलब कि जो उसके सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे उसके द्वारा हम उसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करते हैं, तो मतलब साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू. नेक्स्ट बाय कॉप्लिक स्पॉट, जो बच्चों के चिक्स हैं, जो गाल हैं, उसके अंदर की तरफ बकल कैविटी के अंदर स्पॉट्स बनते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उसके द्वारा हम इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करते हैं. नेक्स्ट स्वैब कल्चर ऑफ नेजोफेरिंग्स, यानी कि जो स्पॉट बन रहे हैं उनका उनमें से जो सीक्रेशन होता है उसका हम स्वैब कल्चर लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन कि मिजल्स के द्वारा बच्चों के अंदर और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकते हैं. फर्स्ट है लैरिंजाइटिस. लैरिंजाइटिस मीन्स होता है कि जो बच्चों की जो लैरिंग्स वाला पार्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना. नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटराइटिस. गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन होना. ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकियस के अंदर इन्फ्लामेशन. ओटाइटिस मीडिया मीन्स जो ईयर होते हैं, ईयर की जो मिडल ईयर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर उसका इन्फ्लामेशन हो जाना. नेक्स्ट एंडोकार्डाइटिस
एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस मतलब होता है कि जो हार्ट है, हार्ट की जो एंडोकार्डियम जो लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस, जो अपनी आई होती है, अगर कोई बच्चा अफेक्टेड है मीजल से तो उसकी जो आई है, उस आई के अंदर जो कंजक्टिवाई जो पार्ट है कंजक्टिवा, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मीज़ल्स के लिए हम अब बच्चों को क्या मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। फर्स्ट है एंटीवायरल एजेंट, यानी कि बच्चों को हम एंटीवायरल एजेंट प्रोवाइड करवाएंगे जैसे कि एसाइक्लोवियर। नेक्स्ट इसके अलावा हम दूसरा ये प्रीफर करेंगे सिम्टोमेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। सिम्टोमेटिक ड्रग्स मीन्स अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम उसको दे रहे हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट पेशेंट के पेन है तो उसको दे रहे हैं पेन किलर है। फिर नेक्स्ट पेशेंट लिथार्जी है, अनकंफर्टेबल है, तो उसके लिए पेशेंट को हम दे रहे हैं सेडेटिव्स। एंड नेक्स्ट हम एंटीहिस्टामिन्स प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि बच्चों को अब क्या हम प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हम करते हैं। तो फर्स्ट है प्रोवाइड सिम्टोमेटिक केयर एंड रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। पेशेंट को, जो बच्चा अफेक्टेड है, उसको हम सिम्टोमेटिक केयर प्रोवाइड करवाएंगे, उसको आइसोलेट रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड डार्क रूम फॉर टू द पेशेंट फॉर फोटोफोबिया। जो मीजल्स से जो बच्चा अफेक्टेड होता है उसको मेनली लाइट से डर लगता है, यानी कि उसको प्रकाश जितना ज़्यादा होगा उसको उससे डर लगने लग जाता है। इसलिए हम उस बच्चे को जो डार्क रूम होते हैं जहाँ पे लाइट कम हो वो रूम उसको प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि बच्चा डरे कम। नेक्स्ट है प्रिवेंशन थ्रू इम्यूनाइजेशन। इस डिजीज़ का हम प्रिवेंशन कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन के द्वारा। इसकी जो वैक्सीन्स लगती है वो हमें उसको जब वो बच्चा होता है उस टाइम उसको इम्यूनाइजेशन मतलब डिजीज़ से पहले ही उसको इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट है एडुकेट फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को हम एंकरेज करेंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स को एंकरेज करेंगे कि वो अगर ये बच्चा अफेक्टेड है मीजल से तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट टोटल बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, क्योंकि ये डिजीज़ डायरेक्ट फैल रही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैल रही है, इसलिए उस बच्चे को हमें सेपरेट आइसोलेट रखना चाहिए, किसी अलग से वार्ड में, अलग से रूम के अंदर उसको सेपरेट रखना चाहिए, जिसकी वजह से उसके द्वारा किसी दूसरे बच्चे में या किसी दूसरे पर्सन के अंदर ये डिजीज़ अकर ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन। जैसा कि हमने इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में भी बताया था कि इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जाता है इम्यूनाइजेशन के द्वारा। तो वो प्रिवेंशन, वो इम्यूनाइजेशन, उसके लिए जो वैक्सीन होती है इस डिज़ीज़ के लिए वो होती है MMR, जो 9 to 12 मंथ और 15 to 18 मंथ पर लगती है, यानी कि MMR मम्स मिज़ल्स रूबेला। ये वाली वैक्सीन हमें बच्चा जब 9 to 12 मंथ का होता है उस टाइम, या फिर 15 to 18 मंथ का होता है उस टाइम हम इसको ये वैक्सीन लगवाते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। अब पेशेंट को हम लास्ट में क्या हेल्थ एजुकेशन देते हैं। पेशेंट क्योंकि बच्चा है तो इसलिए हम उसको ना देख करके उसके फैमिली जो मेंबर्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसको हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि अबाउट आइसोलेशन, यानी कि अगर किसी बच्चे को ये बीमारी है तो उसके लिए उसके फैमिली मेम्बर्स को हम आइसोलेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये डिज़ीज़ मतलब एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होने वाली डिज़ीज़ है। तो हम उसके मेंबर्स को बताएंगे, फैमिली मेंबर्स को बताएंगे कि इस बच्चे को आपको अलग से रखना है, किसी दूसरे बच्चों को इसके कांटेक्ट में नहीं आने देना है, जिससे कि दूसरे बच्चे इससे अफेक्टेड ना हो। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन, फैमिली मेंबर्स को हम एजुकेट करेंगे इसके लिए कि जो मीजल्स की जो वैक्सीन होती है उसको हम टाइम पे हमें बच्चों के अंदर लगवाना चाहिए। Thank you for watching this video. Please like, share, comment and don't forget YouTube channel.